हेलो एवरीवन, अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। तो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से पृथ्वी की संपूर्ण आंतरिक संरचना का पता चलता है। भूकंप हमारे लिए किस हिसाब से या किस दृष्टि से फायदेमंद है, तो इससे भूकंप से या भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। अब हम देखते हैं कि भूकंप क्या होता है। देखिए, भूकंप जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि भूकंप भूपटल का आकस्मिक कंपन है जो भूगर्भ में उत्पन्न होता है। अर्थात पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में उत्पन्न होने वाला भूपटल का आकस्मिक कंपन है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि भूकंप पृथ्वी का कंपन होता है। और अगर सरल शब्दों में हम कहें तो पृथ्वी का कांपना या पृथ्वी में कंपन होना भूकंप कहलाता है। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जो अंतर्जात बल के कारण उत्पन्न होती है। अंतर्जात बल अर्थात पृथ्वी के भूगर्भ में लगने वाले बल के कारण, तनाव, संपीड़न आदि क्रियाओं के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। अब है भूकंप उत्पत्ति के कारण कि भूकंप किन कारणों से उत्पन्न होता है। देखिए, किसी भी स्थान की समस्थिति में जब असंतुलन उत्पन्न होता है तब भूकंप आता है। पृथ्वी कब कांपती है, कब पृथ्वी में कंपन होता है, तो जब किसी भी स्थान की समस्थिति में जब असंतुलन पैदा होता है तो उस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि समस्थिति में असंतुलन भूकंप को उत्पन्न करता है। देखिए, समस्थिति में असंतुलन उत्पन्न करने वाले कारक जिनके कारण भूकंप आते हैं निम्नलिखित है। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि समस्थिति में जो कारक असंतुलन उत्पन्न करते हैं वो ही कारक भूकंप के लिए भी उत्तरदायी हैं। तो पहला कारक है भ्रंशन। देखिए, भूपर्पटी की सेलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती है। भ्रंश किसे कहते हैं? भूपर्पटी की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में जो गहन दरारें होती हैं उन दरारों को ही भ्रंश कहते हैं। तो भूपर्पटी की ये सेलें, देखिए, सेलों के आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। ये सेलें आपस में बंधी हुई रहती है, लेकिन फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय जब घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है तब शैल खंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं। देखिए, यूं तो भूपर्पटी की सेलें घर्षण द्वारा आपस में एक दूसरे से बंधी रहती है, लेकिन चूंकि इनकी प्रवृत्ति अलग होने की होती है तो एक समय, किसी ना किसी समय जब घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है तब सेल खंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है। और जब ये ऊर्जा निकलती है और ये ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है तो इनसे इन चट्टानों में गति होती है और भूपटल पर कंपन महसूस होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। प्रायः भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है और सामान्यतः भ्रंश के सहारे सहारे ऊर्जा निकलती है। तो ये तो था पहला कारक। भूकंप आने का पहला कारक था भ्रंशन। दूसरा कारक है ज्वालामुखी क्रिया। देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के समय जब तीव्र व वेगवती गैसें पृथ्वी के अभ्यंतर से बाहरी भाग पर प्रकट होने के लिए धक्का लगाती है तो भूपटल पर कंपन पैदा होता है। जब ज्वालामुखी उद्गार होने वाला होता है, अर्थात जब भूगर्भ से तेज गैसें पृथ्वी के भूपटल पर बाहर निकलने के लिए धक्का लगाती है तो उससे भूपटल पर कंपन पैदा होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। देखिए, एटना, क्राकाटोवा, विसुवियस आदि ज्वालामुखी विस्फोट के समय विनाशकारी भूकंप आए थे। तो भूकंप का दूसरा महत्वपूर्ण कारक है ज्वालामुखी क्रिया। तीसरा है भूपटल का संकुचन। देखिए,
भूपटल का संकुचन क्या है? डाना, ब्यूमाउंट, जेफरीज आदि कई विद्वान भूकंप उत्पत्ति का कारण भूपटल संकुचन को मानते हैं। उनके अनुसार पृथ्वी के तापमान में विकिरण क्रिया के कारण कमी आ रही है, जिससे भूपटल ठंडी होने से सिकुड़ रही है। देखिए, डाना, ब्यूमाउंट, जेफरीज जैसे विद्वानों का मानना है कि पृथ्वी के तापमान में विकिरण क्रिया के कारण कमी आ रही है, तापमान में कमी हो रही है, अर्थात पृथ्वी ठंडी हो रही है। तो ठंडी होने के कारण यह सिकुड़ रही है। यही भूपटल संकुचन का सिद्धांत है। और जब यह क्रिया तेजी से होती है तो भूकंप उत्पन्न होते हैं। अब अगर भूपटल सिकुड़ेगा तो भूपटल में कंपन उत्पन्न होगा और यही भूकंप का कारण माना जाता है। चौथा कारक है जलीय भार। देखिए, बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थलीय भाग पर अत्यधिक मात्रा में जल का भंडारण होने से जल भंडार की तली के नीचे स्थित शैलों में हेरफेर होने लगता है, जिससे भूकंप आते हैं। देखिए, स्थलीय भाग पर जब बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो उन बड़े बांधों में अधिक मात्रा में जल होने के कारण जो जल भंडार की तली है उसके नीचे की चट्टानों में हेरफेर होने लगता है और इससे भूकंप आते हैं। दिसंबर 1967 में महाराष्ट्र के कोयना भूकंप का एक कारण कोयना बांध को माना जाता है। और दिसंबर 1967 में महाराष्ट्र में एक बहुत भीषण भूकंप आया था और उस भीषण भूकंप का कारण कोयना बांध को माना जाता है। नेक्स्ट कारक है समस्थिति समायोजन। देखिए, सामान्यतः भूपटल के विभिन्न आकारों जैसे पर्वत, पठार, मैदान व महासागरीय गर्त में संतुलन बना रहता है। देखिए, पृथ्वी पर, धरातल पर विभिन्न आकार पाए जाते हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महासागरीय गर्त आदि, और इनमें सामान्यतः संतुलन बना रहता है। लेकिन जब कभी अपर्दन द्वारा निक्षेपित मलबे से महासागरीय क्षेत्रों में भार अधिक हो जाता है तो संतुलन व्यवस्था में क्षणिक असंतुलन उत्पन्न होने से भूकंप आता है। लेकिन जब भी कभी भी इस संतुलन व्यवस्था में बाधा आती है और क्षणिक असंतुलन भी उत्पन्न हो जाता है तो उससे भूकंप आता है। और हिमालय क्षेत्र में भूकंप प्राय इसी कारण से आते हैं। नेक्स्ट कारक है प्लेट विवर्तनिकी। देखिए, प्लेट किनारों पर भूप्लेटें अपसरित अभिसरित होती हैं, जिससे होने वाली हलचलों के कारण भूकंप आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भूगर्भ में बड़ी बड़ी प्लेटें स्थित हैं और ये प्लेटें किनारों के सहारे, इन प्लेट किनारों पर ये भूप्लेटें अपसरित होती है, अभिसरित होती हैं, जिनसे पृथ्वी के भूगर्भ में हलचल होती है और इन्हीं हलचलों के कारण भूकंप आते हैं, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। देखिए, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत के अनुसार शैलें या चट्टानें रबड़ की भांति एक सीमा तक खिंचती है, अर्थात शैलों में खिंचाव उत्पन्न होता है और उसके बाद ये टूट जाती है। और जैसे ही ये टूट जाती है तो टूटे हुए भूखंड वापस अपना स्थान ग्रहण करते हैं और जब ये क्रिया होती है तो इस क्रिया से भूकंप उत्पन्न होते हैं। ये थे भूकंप आने के मुख्य कारण। अब अन्य कारण देखिए कि किन कारणों से भूकंप आते हैं। तो भूस्खलन, गैसों का फैलाव, समुद्र तटीय भागों में भृगुओं के टूटने, कंदराओं की छतों के ढहने आदि अन्य कारण है। भूस्खलन, गैसों का फैलाव, समुद्र तटीय भागों में भृगुओं के टूटने, कंदराओं की छतों के ढहने आदि अन्य कारण हैं जिनके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। इनके अतिरिक्त मानवीय कारण जैसे आणविक विस्फोट, खनन क्षेत्रों में विस्फोट, गहरे छिद्रण आदि से भी भूकंप उत्पन्न होते हैं। हमने जो अभी ऊपर कारण पढ़े हैं वो प्राकृतिक कारण थे। इसके अलावा कुछ मानवीय कारण भी हैं जैसे आणविक विस्फोट, खनन क्षेत्रों में विस्फोट, गहरे छिद्रण या बड़े बड़े बांध बनाना। ये सारे कारण मानव जनित कारण हैं जिनके कारण भूकंप आते हैं। अब भूकंप के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली का अध्ययन कर लेते हैं।
जिनमें सबसे पहली है भूकंप विज्ञान। देखिए भूकंप विज्ञान क्या होता है। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय तरंगों का सीस्मोग्राफ या भूकंप मापी यंत्र द्वारा अंकन कर अध्ययन किया जाता है, भूकंप विज्ञान कहलाता है। अर्थात भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय तरंगों का सीस्मोग्राफ या भूकंप लेखी द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है, उसे भूकंप विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है भूकंप मूल या उद्गम केंद्र। देखिए भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, अर्थात वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहलाता है। देखिए भूगर्भ में स्थित अर्थात पृथ्वी के गर्भ में स्थित वह स्थान जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां पर शेलों में जब हेरफेर होती है या वो आपस में टकराती हैं, तो जिस स्थान पर पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, वह स्थान भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहलाता है। इसे फोकस, हाइपोसेंटर या अवकेंद्र भी कहा जाता है। देखिए भूकंप मूल को फोकस, हाइपोसेंटर या अवकेंद्र भी कहा जाता है। तो भूकंप मूल क्या होता है? भूगर्भ में स्थित वह स्थान। देखिए इस चित्र में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये पृथ्वी का धरातल है, ये जो है पृथ्वी का धरातल है। तो पृथ्वी के गर्भ के अंदर, पृथ्वी के अंदर गहराई में जिस स्थान पर भूकंपीय ऊर्जा निकलती है, तरंगे निकलती है, वह भूकंप मूल या फोकस या हाइपोसेंटर कहलाता है। नेक्स्ट है अधिकेंद्र या एपिसेंटर। देखिए अभी हमने देखा था उद्गम केंद्र या अवकेंद्र या हाइपोसेंटर या फोकस। अब हम पढ़ेंगे अधिकेंद्र या एपिसेंटर के बारे में। देखिए भूतल पर वह बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। देखिए अधिकेंद्र किसे कहते हैं? भूकंप मूल तो पृथ्वी के गर्भ के अंदर वह स्थान जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, वह भूकंप मूल कहलाता है। लेकिन अधिकेंद्र या एपिसेंटर वह बिंदु होता है, धरातल पर स्थित वह बिंदु होता है जहां पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है। तो देखिए इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि ये भूकंप मूल है और इसके जो 90 डिग्री ऊपर स्थित धरातल का वह बिंदु, धरातल का यह बिंदु जहां पर भूकंप सबसे पहले अनुभव होगा भूकंप का, वह अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र भूतल का वह बिंदु होता है जो अवकेंद्र के समीपतम होता है। और चूंकि भूकंप मूल से तरंगे निकलकर सभी दिशाओं में गति करती हैं, तो जिस स्थान पर वो सबसे पहले पहुंचेंगी वहीं पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव होगा। तो अधिकेंद्र धरातल का वह बिंदु है जो अवकेंद्र के सबसे निकटतम स्थित होता है, अर्थात जहां पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है, भूकंप का महसूस किया जाता है, वह भूतल का वह बिंदु जहां पर सबसे पहले भूकंप ये तरंगों को महसूस किया जाता है, वह अधिकेंद्र कहलाता है। अवकेंद्र तो वह बिंदु है जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है और अधिकेंद्र धरातल का वह बिंदु है जहां पर सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाता है। नेक्स्ट है अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर समकोण पर अर्थात 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। और जो अधिकेंद्र है वह उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर अर्थात 90 डिग्री के कोण पर समकोण पर स्थित होता है और यह उद्गम केंद्र के सर्वाधिक निकटतम भूतल का बिंदु होता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है और जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, भूकंप की तीव्रता भी धीरे धीरे कम होती जाती है। अब चूंकि अधिकेंद्र वह बिंदु है जहां पर भूकंप को सबसे पहले महसूस किया जाता है, तो जो भाग अधिकेंद्र के आसपास होंगे, अधिकेंद्र के निकटतम होंगे, उन भागों में भूकंप से सर्वाधिक हानि होगी और जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, भूकंप की तीव्रता भी घटती जाती है और हानि भी कम होती जाती है। अब है भूकंपीय तरंगे। देखिए भूकंपीय तरंगों के माध्यम से ही हमें झटके महसूस
होते हैं। तो भूकंपीय तरंगे क्या है, कितने प्रकार की होती है, देखते हैं। देखिए, भूकंप मूल पर आघात होने से ऊर्जा निकलती है। देखिए, जब भूकंप मूल पर आघात होता है, पृथ्वी के धरातल के अंदर जब चट्टानों में हेरफेर होता है या वो भ्रंशन होता है या कोई भी क्रिया जिसमें भूकंप मूल पर आघात होता है, तो उस आघात होने से ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा तरंगों के माध्यम से सभी दिशाओं में गतिमान होती है। अतः भूकंपीय तरंगे भूकंप के समय भूकंप की कंपन द्वारा अपनाया गया मार्ग होती है। अतः हम कह सकते हैं कि भूकंपीय तरंगे भूकंप की कंपन द्वारा अपनाया गया मार्ग होती है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। और देखिए, क्या विशेषता है भूकंप की, कि जितने भी प्राकृतिक भूकंप हैं वो स्थल मंडल में ही आते हैं। और स्थल मंडल किस भाग को कहेंगे, पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। अर्थात सभी प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई तक वाले भाग में ही आते हैं। भूकंप मापी यंत्र, जिसे सीस्मोग्राफ भी कहा जाता है, तो ये भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। देखिए, जो सीस्मोग्राफ है वह सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। अब भूकंपीय तरंगों के प्रकार, तो भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती है। पहली भूगर्भिक तरंगे और दूसरी धरातलीय तरंगे। देखिए, भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। इनमें जो भूगर्भिक तरंगे हैं, इनकी उत्पत्ति ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान होती है। जब पृथ्वी के अंदर उद्गम केंद्र से जब ऊर्जा मुक्त होती है, उसी समय भूगर्भिक तरंगों की उत्पत्ति होती है और ये पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। तो चूंकि ये भूगर्भ में उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। अब दूसरी धरातलीय तरंगे, देखिए, भूगर्भिक तरंगों व धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। जब भूगर्भिक तरंगे भूगर्भ में सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, तो धरातलीय शैलों और उन भूगर्भिक तरंगों के मध्य क्रिया से एक नई तरंगे उत्पन्न होती हैं और चूंकि ये धरातल के आसपास उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। अब है भूगर्भिक तरंगों के प्रकार। तो देखिए, भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की होती है। पहली है पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे और दूसरी है एस तरंगे या द्वितीयक तरंगे। तो देखिए, पी तरंगे या प्राथमिक तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है और एस तरंगे या द्वितीयक तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। देखिए, भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती है, भूगर्भिक और धरातलीय। और भूगर्भिक तरंगे भी दो प्रकार की होती है, पी तरंगे और एस तरंगे। पी तरंग जिन्हें प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है और एस तरंग जिन्हें द्वितीयक या अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। देखिए, भूगर्भिक ये जो भूकंपीय तरंगे हैं, इस चित्र में हम देख सकते हैं, यहाँ तीनों तरंगे दिखाई हुई है, पी तरंगे और एस तरंगे और धरातलीय तरंगे। तो इनमें जो पी और एस तरंग है, ये जो पी और एस तरंग है, ये तो है भूगर्भिक तरंगे और जो धरातलीय तरंगे हैं वो धरातलीय तरंगे हैं ही। तो ये थे भूकंपीय तरंगों के प्रकार। अब देखिए, हम इनकी विशेषता देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पी तरंगे या प्राथमिक तरंगों के बारे में। देखिए, पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं। ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। देखिए, पी तरंगे भूगर्भिक तरंगे हैं, इसलिए इनकी उत्पत्ति भूकंप मूल पर आघात होने से उसी समय हो जाती है जब ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है।
धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगे पी तरंगे होती हैं। देखिए, पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। देखिए, पी तरंगों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये तीनों माध्यमों से, गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के माध्यमों से गुजर सकती है। इनकी औसत गति, पी तरंगों की औसत गति 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसलिए ये सबसे तेज गति से चलने वाली तरंगे हैं और इसीलिए ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। दूसरी तरंगे है एस तरंगे या द्वितीयक तरंगे। देखिए, इनकी विशेषता क्या है कि ये केवल ठोस पदार्थों में चलती है, अर्थात ये केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है। द्रव में या गैस माध्यम में ये आगे नहीं बढ़ सकती, ये लुप्त हो जाती है। ठोस भाग में, तरल भाग में तो ये लुप्त हो जाती है, इसलिए ठोस भाग में इनकी औसत गति 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब भूकंपीय तरंगों का दूसरा प्रकार है धरातलीय तरंगे या एल तरंगे। तो देखिए, ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। धरातलीय तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं, इसलिए इन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। धरातल पर ये तरंगे, एल तरंगे सबसे लंबा मार्ग तय करती है एवं केवल धरातल पर अधिकेंद्र के चारों ओर फैलती है। देखिए, ये जो तरंगे हैं धरातलीय तरंगे, ये भूगर्भिक तरंगों और जो भूपटल की या धरातल की जो सेलें हैं उनके मध्य क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो ये तरंगे धरातल पर ही सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं और ये केवल धरातल पर अधिकेंद्र के चारों ओर फैलती हैं। इसलिए इन तरंगों को धरातलीय तरंगे कहा जाता है। इनकी औसत गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। धरातलीय तरंगों की औसत गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और धरातलीय तरंगे या एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। इनसे सेल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती हैं और भूकंप में जो सर्वाधिक हानि होती है वो एल तरंगों के कारण या धरातलीय तरंगों के कारण होती है। अब है भूकंपीय तरंगों की अन्य विशेषताएं। पहली विशेषता है कि तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व के पदार्थों से गुजरने पर बदलता रहता है, अर्थात जैसे जैसे तरंगे अलग अलग घनत्व की चट्टानों में से गुजरती है या अलग अलग घनत्व के पदार्थ से गुजरती है तो इनका वेग भी बदल जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है और कम घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग कम हो जाता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नता आने से, देखिए, जब तरंगों के मार्ग में अलग अलग घनत्व वाली चट्टानें आती हैं तो घनत्व में भिन्नता आने से इन तरंगों में परावर्तन एवं आवर्तन या अपवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा बदल जाती है। देखिए, जब ये तरंगे चलती हैं और इनके रास्ते में घनत्व में भिन्नता आती है तो उस समय परावर्तन और अपवर्तन या आवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा बदल जाती है। कैसे बदलती है? देखिए, परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती है, जबकि आवर्तन से तरंगे कई दिशाओं में चलती है। जब तरंगों में परावर्तन होता है तो परावर्तन में जो तरंगे हैं वो वापस लौट आती है और जब अपवर्तन या आवर्तन होता है तब तरंगे कई दिशाओं में चलती है। फिर है भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ पर बने आलेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अंदाजा लगाया जाता है। और जो सीस्मोग्राफ है, उस सीस्मोग्राफ पर जो आलेख बनता है उस आलेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अंदाजा लगाया जा सकता है। धरातलीय तरंगे, देखिए, धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ पर अंत में अभिलेखित होती है। चूंकि इनकी गति में भिन्नता होती है, तीनों प्रकार की तरंगों की गति अलग अलग होती है, इसलिए धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। फिर देखिए, अब है भूकंपीय तरंगों का संचरण, कि ये चट्टानों से कैसे संचरित होती है। तो जब भूकंपीय तरंगे संचरित होती है, चलती हैं,
तो इससे सेलों में कंपन पैदा होता है। जब ये तरंगे सभी दिशाओं में चलती है या दिशाओं में फैलती हैं तो इससे चट्टानों में कंपन पैदा होता है। पी तरंगों के सेल में से होकर गुजरने पर, जब पी तरंगे चट्टानों से गुजरती है तब सेल कणों में कंपन तरंगों की गति की दिशा के समानांतर होता है। तो उस समय जब पी तरंगे चट्टानों से गुजरती है तो पी तरंगों के चट्टानों में से गुजरने पर चट्टानों के कणों में जो कंपन होता है वह तरंग की गति की दिशा के समानांतर ही होता है, अर्थात जिस तरफ पी तरंगे गति करती है उसी तरफ या उसी दिशा में सेल कणों में कंपन होता है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। तो चूंकि सेलों में कंपन तरंगों की गति की दिशा में ही होता है तो यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है या चट्टानों पर या सेलों पर दबाव डालती है। दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है। देखिए, जब ये सेलों पर दबाव डालती है तो दबाव के फलस्वरूप उन सेलों में या उस पदार्थ में जिनसे वो सेलें बनी हुई हैं उसमें उसके घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन व फैलाव उत्पन्न होता है। अन्य तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। देखिए, पी तरंगे तो संचरण गति के उसी दिशा में समानांतर दिशा में ही कंपन पैदा करती है, जबकि अन्य तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। तो इसलिए एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में अर्थात तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन उत्पन्न करती है। जब एस तरंगी चट्टानों से गुजरती है तो ये तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन उत्पन्न करती है, इसलिए ये जिस भी पदार्थ में से होकर गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। तो लहरदार उभार और गर्त बनाती है। ये थी तरंगों की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे भूकंपीय छाया क्षेत्र के बारे में। देखिए, भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, सीस्मोग्राफ पर अर्थात भूकंप लेखी पर भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती है। हमने ये देखा है कि सीस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंगों का अंकन होता है जिससे हमें भूकंप के बारे में पता चलता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं सीस्मोग्राफ पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है। देखिए, ऐसे क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती उन्हें भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, जब पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में आघात होता है या भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, ऊर्जा मुक्त होती है और ऊर्जा मुक्त होने के साथ साथ ही भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है और ये भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में फैलती है। तो सीस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती हैं, लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती। तो वो स्थान जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। और इसकी क्या विशेषता होती है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न होता है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से बिल्कुल अलग होता है। सीस्मोग्राफ पर भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P तथा S दोनों तरंगों का अभिलेखन होता है। देखिए, सीस्मोग्राफ पर भूकंप अधिकेंद्र वह स्थान होता है जहां पर सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाता है। तो भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर, अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर दोनों प्रकार की तरंगे P तथा S दोनों प्रकार की तरंगे अभिलेखित होती है। इस चित्र में ये भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये अधिकेंद्र है अर्थात धरातल का वह बिंदु जहां पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है। हम छाया क्षेत्र को कुछ यूं समझ सकते हैं। तो इस अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर, इस अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर तो दोनों प्रकार अर्थात P और S, P व
एस दोनों प्रकार की तरंगों का अभिलेखन होता है। लेकिन सीस्मोग्राफ अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों को ही अभिलेखित करते हैं। देखिए, अभी हमने देखा था कि 105 डिग्री के अंदर तो पी और एस दोनों प्रकार की तरंगों का अभिलेखन होता है। 105 डिग्री तक अधिकेंद्र से 105 डिग्री तक पी तथा एस दोनों प्रकार की तरंगों का अभिलेखन होता है। लेकिन सीस्मोग्राफ पर 145 डिग्री के बाद, देखिए 145 डिग्री के बाद केवल पी तरंगों का ही अभिलेखन होता है। ये है पी तरंगे, अर्थात 105 डिग्री के बाद एस तरंगों का अभिलेखन नहीं होता। अतः भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। देखिए, 105 डिग्री तक तो पी और एस, पी व एस दोनों प्रकार की तरंगें अभिलेखित होती है और 145 डिग्री के परे केवल पी तरंगें अभिलेखित होती है। लेकिन 105 से 145 डिग्री के मध्य, देखिए 105 से 145 डिग्री के मध्य किसी भी प्रकार की तरंग अभिलेखित नहीं होती। ना तो पी तरंग अभिलेखित होती है और ना ही एस तरंग अभिलेखित होती है। इसलिए यह क्षेत्र 105 डिग्री से 145 डिग्री तक का क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, यह दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। यह पी तरंगों के लिए भी और एस तरंगों के लिए भी छाया क्षेत्र है। देखिए, 105 डिग्री के आगे पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती, अतः एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। अब देखिए, अभी हमने देखा था कि 105 डिग्री तक तो दोनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है, लेकिन 145 डिग्री के परे केवल पी तरंगे पहुंचती है। तो इसका मतलब है कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र की अधिकेंद्र से, एस तरंगे अधिकेंद्र से केवल 105 डिग्री तक ही अभिलेखित होती है सीस्मोग्राफ पर। 105 डिग्री के परे, देखिए ये वाला जो स्थान है, 105 डिग्री के परे एस तरंगे अभिलेखित नहीं होती। इसलिए ये पूरा स्थान एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। 105 डिग्री के बाद सीस्मोग्राफ पर एस तरंगे अभिलेखित नहीं होती, इसलिए एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। और पी तरंगों का छाया क्षेत्र भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री तक एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। और पी तरंग का छाया क्षेत्र केवल 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य एक पट्टी के रूप में होता है। 145 डिग्री के बाद पी तरंगे फिर से सीस्मोग्राफ पर अभिलेखित होती है, इसलिए पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र की तुलना में छोटा है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। देखिए, एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल पी तरंगों से विस्तार में बड़ा है, बल्कि यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। तो ये था भूकंपों का छाया क्षेत्र। अब है भूकंपों की माप। भूकंपों की माप कैसे की जाती है? देखिए, भूकंपीय घटनाओं को भूकंपीय तीव्रता या आघात की तीव्रता के आधार पर मापा जाता है। भूकंपीय घटनाओं को दो आधारों पर मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता या आघात की तीव्रता के आधार पर। तो देखिए, भूकंपों की तीव्रता जो है वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप का पता सीस्मोग्राफ से होता है, भूकंप लेखी से चलता है, और भूकंपों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। इस मापनी के आधार पर, रिक्टर स्केल एक मापनी है और इस मापनी के आधार पर भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। अर्थात रिक्टर स्केल पर 0 से 10 तक संख्याएं अंकित होती है। यदि भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है।
रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है और यदि भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। यदि भूकंपीय तीव्रता 5 होती है तो वह वस्तुओं के गिरने से नुकसान पहुंचा सकता है। और रिक्टर स्केल पर यदि भूकंप की तीव्रता 5 है तो वह भूकंप वस्तुओं के गिरने से नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7 अथवा अधिक होती है तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है और इससे बहुत अधिक विनाश होता है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज शहर में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.9 थी। देखिए 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज शहर में एक भीषण भूकंप आया था और उस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.9 थी। तो जो विनाश हुआ वह भी बहुत अधिक था। देखिए रिक्टर स्केल से भूकंपीय तीव्रता का पता लगाया जाता है और जो भूकंपीय तीव्रता है वो क्या होती है। देखिए भूकंपीय तीव्रता से मतलब भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से है, अर्थात कितनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई है उसको हम भूकंपीय तीव्रता से समझते हैं। नेक्स्ट है आघात की तीव्रता। ये तो थी भूकंपीय तीव्रता, अब है आघात की तीव्रता या आघात की गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम पर मर्केली स्केल से मापा जाता है। भूकंपीय तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापा जाता है, रिक्टर पैमाने से मापा जाता है, जबकि आघात की तीव्रता या गहनता को मर्केली स्केल से मापा जाता है। यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है और आघात की तीव्रता या गहनता भूकंप के झटकों से जो प्रत्यक्ष हानि होती है उस हानि द्वारा निर्धारित की जाती है और इस स्केल पर या भूकंप की गहनता 1 से 12 तक होती है। मर्केली स्केल पर 1 से 12 तक पाठ्यांक होते हैं जिससे भूकंप की गहनता मापी जाती है। अब है भूकंप के प्रकार। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए पहला है विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक भूकंप, विवर्तनिक भूकंप क्या होते हैं देखिए, इस प्रकार के भूकंप भूगर्भ की विवर्तनिक हलचलों जैसे भ्रंश तल के किनारे सेलों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। अर्थात वो भूकंप जो विवर्तनिक हलचलों के कारण उत्पन्न होते हैं, और विवर्तनिक हलचल अर्थात भूगर्भ में भ्रंशन होना आदि या सेले एक दूसरे से दूर खिसक जाना या एक दूसरे के आमने सामने खिसक जाना। तो ये जो विवर्तनिक हलचलें होती हैं, इन विवर्तनिक हलचलों से जो भूकंप उत्पन्न होते हैं वो विवर्तनिक भूकंप कहलाते हैं। सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं और सामान्यतः जो भूकंप आते हैं वो विवर्तनिक भूकंप ही होते हैं। दूसरे हैं ज्वालामुखी जन्य भूकंप। ज्वालामुखी जन्य भूकंप अर्थात ज्वालामुखी क्रिया के समय या उद्गार के समय उत्पन्न होने वाले भूकंप। देखिए ये भूकंप ज्वालामुखी क्रिया या उद्गार के समय उत्पन्न होते हैं। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं। इन्हें एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप भी माना जाता है। नेक्स्ट है प्लूटोनिक भूकंप। तो देखिए भूपटल से अत्यधिक गहराई में उत्पन्न होने वाले भूकंप प्लूटोनिक या पातालीय भूकंप कहलाते हैं। क्योंकि ये बहुत अधिक गहराई में उत्पन्न होते हैं इसलिए अभी तक इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अब देखिए ये जो उपयुक्त तीनों प्रकार के भूकंप है, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी जन्य भूकंप और प्लूटोनिक भूकंप, ये तीनों प्रकार के भूकंप प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। देखिए तीनों प्रकार के भूकंप प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक भूकंप भी कहा जाता है। भूकंप का चौथा प्रकार है नियात भूकंप। देखिए नियात भूकंप अत्यधिक खनन कार्य से कभी कभी भूमिगत खानों की छत ढह जाती है जिससे झटके महसूस किए जाते हैं। देखिए कभी कभी जब खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है तो कंपन महसूस किया जाता है या झटके महसूस किए जाते हैं, तो ऐसे भूकंप नियात भूकंप कहलाते हैं। फिर है विस्फोट भूकंप। देखिए जब परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भूमि में कंपन होता है तो उन्हें विस्फोट भूकंप कहते हैं।
जब रासायनिक विस्फोट से या परमाणु विस्फोट से भूमि में कंपन उत्पन्न होता है तो ऐसे भूकंप विस्फोट भूकंप कहलाते हैं। नेक्स्ट है बांध जनित भूकंप। देखिए बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आने वाले भूकंप बांध जनित भूकंप कहलाते हैं। जिन क्षेत्रों में बड़े बांध होते हैं और अत्यधिक जलीय भार के कारण जो भूकंप आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। अब ये जो ऊपर के तीन भूकंप हैं, नियात, विस्फोट व बांध जनित भूकंप, ये तीनों प्रकार के भूकंप कृत्रिम भूकंप भी माने जाते हैं। इन्हें कृत्रिम भूकंप माना जाता है क्योंकि ये कृत्रिम कारणों से, मानवीय कारणों से आते हैं, इसलिए इन्हें कृत्रिम भूकंप भी कह दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है स्थिति के आधार पर भूकंप के प्रकार। स्थिति के आधार पर, तो स्थिति के आधार पर भूकंप दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय भूकंप और सामुद्रिक भूकंप। स्थलीय भूकंप वो भूकंप है जो स्थल भाग पर आते हैं। स्थल भाग पर आने वाले भूकंप स्थलीय भूकंप कहलाते हैं और समुद्रों में आने वाले भूकंप सामुद्रिक भूकंप कहलाते हैं। देखिए जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधःस्थल होता है और भूकंप की तीव्रता अधिक होती है तब 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं जिन्हें सुनामी कहा जाता है। देखिए जब समुद्र में भूकंप आता है तो 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं जिन्हें सुनामी कहा जाता है। इस प्रकार सुनामी वास्तव में भूकंप न होकर, देखिए सुनामी स्वयं भूकंप नहीं है, ये भूकंप न होकर लहरें या तरंगे होती है जो भूकंपीय तरंगों के कारण से उत्पन्न होती है। देखिए भूकंपीय तरंगों से जो ज्वारीय लहरें, जो अधिक ऊंची ज्वारीय लहरें उत्पन्न होती हैं उन्हें सुनामी कहा जाता है। इसलिए सुनामी भूकंप न होकर लहरें हैं। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। देखिए सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे। सुनामी का अर्थ है पोताश्रय तरंगे क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। देखिए 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी के कारण भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी और उस सुनामी के कारण भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था और ये सुनामी जो थी ये सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर आने वाले भूकंप के कारण उत्पन्न हुई थी। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट, हमारे भारत का जो सुदूर दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वह जलमग्न हो गया था, डूब गया था। मार्च 2011 में जापान के होन्शु द्वीप के निकट आए तीव्र भूकंप की वजह से उत्पन्न सुनामी से फुकुशिमा नगर पूरी तरह से नष्ट हो गया था और अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। अब है भूकंपों का विश्व वितरण। देखिए भूकंप की घटना प्लेटों के किनारों पर सर्वाधिक होती है। जहां पर प्लेटों के किनारे होते हैं वहां पर भूकंप की घटनाएं ज्यादा होती हैं क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी की घटनाएं भी वहीं अधिक होती हैं। तो विश्व में भूकंप की निम्नलिखित पेटियां हैं, अर्थात जहां पर भूकंप अधिक आते हैं विश्व में ऐसी भूकंप की 3 पेटियां हैं। पहली पेटी है परिप्रशांत पेटी। देखिए यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है जहां विश्व के लगभग 2/3 भूकंप आते हैं। देखिए परिप्रशांत पेटी में विश्व के लगभग 2/3 भूकंप आते हैं। यह पेटी, परिप्रशांत पेटी, प्रशांत महासागर के चारों ओर एक वृत्त की परिधि की तरह द्वीपों तथा महाद्वीपों में स्थित है और इसकी स्थिति, अगर परिप्रशांत पेटी की स्थिति अगर हम देखें तो ये प्रशांत महासागर के चारों ओर एक वृत्त की परिधि की तरह द्वीपों तथा महाद्वीपों में स्थित है। इसमें उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र, एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से पूर्वी एशिया के द्वीप जैसे क्यूराइल, जापान, ताइवान, फिलीपींस आदि आते हैं। देखिए इस पेटी की स्थिति हम मानचित्र में देखते हैं तो प्रशांत महासागर के चारों ओर
प्रशांत महासागर के चारों ओर। देखिए ये पेटी जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय प्रदेश हमें दिख रहे हैं इधर, और इधर एशिया, ये कमचटका प्रायद्वीप से पूर्वी एशिया में ये क्यूराइल, जापान, ताइवान, फिलीपींस आदि द्वीप शामिल हैं। तो ये जो पेटी है ये है परिप्रशांत पेटी। यहां पर भूकंप सर्वाधिक मात्रा में आते हैं। भूकंप की दूसरी पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी। देखिए दूसरी जो पेटी है वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसे भूमध्य सागरीय पेटी भी कहते हैं। और यहाँ भ्रंशमूलक अर्थात भ्रंश से उत्पन्न भूकंप तथा संतुलन क्रिया के कारण भूकंप आते हैं। विश्व के 21% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। इस पेटी में पुर्तगाल से लेकर हिमालय, तिब्बत तथा दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह आते हैं। और भारत का भूकंपीय क्षेत्र भी इसी पेटी में अर्थात मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। देखिए मध्य महाद्वीपीय पेटी का विस्तार अगर हम देखें तो देखिए ये जो पेटी है जिसमें ये हिमालय, तिब्बत सारे क्षेत्र आते हैं पुर्तगाल से लेकर, ये पूरी मध्य महाद्वीपीय पेटी है जहां पर विश्व के मध्य महाद्वीपीय पेटी। और ये जो पेटी है ये है परिप्रशांत पेटी। इधर भी परिप्रशांत पेटी। दोनों पेटियां हो गई, परिप्रशांत पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी। और भारत का जो भूकंपीय क्षेत्र है, भारत का जो ये भूकंपीय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में जो भूकंप आते हैं ज्यादातर, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वह भूकंप के दृष्टिकोण से स्थिर भाग माना जाता है, जबकि हिमालय जो क्षेत्र है वो अस्थिर भाग समझा जाता है। तो भारत के जो भूकंपीय क्षेत्र हैं वो भी मध्य महाद्वीपीय पेटी में ही आते हैं। तीसरी पेटी है मध्य अटलांटिक कटक पेटी। देखिए मध्य अटलांटिक कटक पेटी, यह पेटी अटलांटिक महासागर में पश्चिमी द्वीप समूह से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित है। तो मध्य अटलांटिक कटक पेटी मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित है। यहाँ भूकंप रूपांतर भ्रंश के निर्माण, प्लेटों के अपसरण से और ज्वालामुखी क्रिया के कारण आते हैं। और इस पेटी में ज्यादातर भूकंप रूपांतर भ्रंश के निर्माण, प्लेटों के अपसरण से और ज्वालामुखी क्रिया के कारण आते हैं। तो इस पेटी की स्थिति भी हम मानचित्र में देख लेते हैं। देखिए ये जो मध्य अटलांटिक कटक के सहारे जो पेटी है, ये मध्य अटलांटिक कटक पेटी है। और यहाँ पर जो भूकंप आते हैं वो ज्वालामुखी क्रिया के कारण या प्लेटों के अपसरण से या रूपांतर भ्रंश के निर्माण के कारण आते हैं। तो ये हो गया भूकंपों का विश्व वितरण। अब हम पढ़ेंगे भूकंप के प्रभाव। देखिए भूकंप के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। देखिए भूकंप जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है, इसलिए इससे लाभ की अपेक्षा हानिकारक प्रभाव अधिक है। तो इससे लाभ की अपेक्षा नुकसान अधिक है। तो भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्नलिखित हैं। देखिए भूकंपीय आपदा से कौन कौन से हानिकारक प्रभाव होते हैं। पहला है भूमि का हिलना, भूमि में कंपन होता है। दूसरी है धरातलीय विसंगति, अर्थात धरातल में विसंगति उत्पन्न हो जाती है, उभार या गर्त उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा है भूस्खलन, जिसमें स्थल का एक भाग अपने स्थान से हट जाता है। चौथा है मृदा द्रवण, ये है मृदा द्रवण। पांचवा है धरातल का एक तरफ झुकना। छठा है हिमस्खलन और धरातलीय विस्थापन, अर्थात धरातल का विस्थापन हो जाता है। नेक्स्ट जो हानिकारक प्रभाव है वो है बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़ आ जाती है, आग लग जाती है, इमारतें टूट जाती है और जो भी ढांचे बने हुए हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वस्तुओं का गिरना और सुनामी, ये ऐसे हानिकारक प्रभाव हैं जो भूकंप के कारण होते हैं।
तो वो तो थे भूकंप से होने वाली हानियां। अब है भूकंप से लाभ। चूंकि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इसलिए इससे लाभ कम होते हैं और हानियां अधिक होती है। लेकिन फिर भी देखिए, समुद्री क्षेत्र में जलमग्न भूमि के सतह से ऊपर आने से उपजाऊ मैदान निर्मित हो जाता है, जो कि कृषि कार्य के लिए उपयोगी है। देखिए, जब भूकंप आता है तो भूकंप आने से समुद्री क्षेत्र में जो जलमग्न भूमि है वह सतह से ऊपर आ जाती है, और सतह से ऊपर आने से वहां पर उपजाऊ मैदान बन जाता है, जो कृषि कार्य के लिए उपयोगी होता है। और जब भूकंप के आने से समुद्र तटीय भूमि नीचे धंस जाती है तो बंदरगाह गहरे हो जाते हैं। अगर भूमि सतह से ऊपर आ जाती है तो उपजाऊ मैदान निर्मित हो जाते हैं, और भूमि नीचे धंस जाती है तो बंदरगाह गहरे हो जाते हैं। नेक्स्ट है, भूकंप से ऊंचे भाग की उत्पत्ति हो जाती है, जो कि उस क्षेत्र की जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। भूकंप से ऊंचे भाग की उत्पत्ति हो जाती है, जो कि उस क्षेत्र की जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। और नेक्स्ट है, भूकंप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सहायता मिलती है। तो यह है भूकंप से होने वाले लाभ। तो ये था हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद।